ओके, सो सी इन लास्ट लेक्चर्स हमारा ट्रांजैक्शंस पे एंड हुआ था चीजें, ठीक है। और थोड़ा और हम डिटेल में जाएंगे अब आगे। ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शन में हम लोग ने काफी चर्चा की थी। देखो, ट्रांजैक्शन को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए क्या बोले थे? द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मैंने पिछली बार तुमको दो पार्ट्स में बोला था, या नहीं बोला तो देख लो। दैट इज कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बराबर है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैश ट्रांजैक्शंस एंड credit transactions. Now, cash transaction literally does not mean only the transactions which are done in the literal form of cash. It also includes the transactions which are done through banking mode. ठीक है, बैंकिंग मोड मतलब चेक्स भी आ गए। किसी को अगर आप पेमेंट दे रहे हो तो वो चेक्स के थ्रू अगर दे रहे हो तो वो भी कैश में ही गिना जाएगा। किसी को अगर आप कैश दे रहे हो तो ऑब्वियसली कैश में गिना जाएगा। किसी को अगर आप पेमेंट वाया डेबिट कार्ड दे रहे हो, किसी को आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे रहे हो, आजकल पेटीएम्स एंड ऑल ये सारी चीजें भी आ गई, तो ये सब काय में इंक्लूड होंगे कैश ट्रांजैक्शंस में। आर यू गेटिंग दिस? जहां पर पेमेंट हो जाता है एक्चुअल फॉर्म में, फॉर्म बहुत सारे हैं, फिजिकल कैश, चेक्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ई वॉलेट्स एंड ऑल, वो सब काय में आएंगे? कैश में। And credit transactions are those which are means that is the transactions are done but on credit basis. Credit basis मतलब उधार बेसिस पे। जैसे सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका मीनिंग ये हुआ कि एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स उधार पे बेचे हैं और उसका पेमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में आएगा। समझ में आया पॉइंट ये? तो कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट है। देयरफॉर सच ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। आर यू क्लियर? ओके, देन है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर दोज विच डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी। ठीक है, सच ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शंस, जो तुम लोग ने कभी पढ़े होंगे पहले। ये वर्ड फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे। बार्टर ट्रांजैक्शंस, बार्टर ट्रांजैक्शन सुना है कि नहीं सुना है? अरे ये तो 5th-6th स्टैंडर्ड में हुआ होगा कहीं ना कहीं। बार्टर ट्रांजैक्शंस मतलब पहले के जमाने में जब मनी नहीं हुआ करता था तो फिर लोग कैसे अपनी अपनी जरूरतें फुलफिल करते थे। तो जिसका मान लो अनाज का बिजनेस है तो वो अपना अनाज देता था, उसके बदले में अगर उसको फर्नीचर खरीदनी है तो वो फर्नीचर लेता था। तो क्या हुआ? कमोडिटीज एक्सचेंज हो जाती थी। कैसे होती थी वो अलग जमा, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करने वाले, बिकॉज अभी तो सब कुछ में मनी इन्वॉल्व है। करेक्ट? तो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं क्यों बता रहा हूं इतना इन डिटेल? इसलिए बिकॉज आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग कैन ओनली बी डन ऑफ monetary transactions. मतलब the transaction should involve monetary value. The transaction should involve monetary value. पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई कस्टमर तुम्हारे शॉप में आया, उसने इंक्वायरी करी कि लेटर से ये फर्नीचर परचेस करना है, इसकी क्या रेंज है, क्या नॉट। तो बीइंग ए शॉपकीपर तुमने सारी इंफॉर्मेशन दी, उस प्रोडक्ट की डिटेल दी और प्राइसेस बता दी, और वो इंक्वायरी करके चला गया। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इंक्वायरी का ट्रांजैक्शन हुआ है। बट
उसने वो चीज खरीदी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना कैश में खरीदी, ना ये भी बोला है कि अभी आप दे दो, मैं 2-4 दिन के बाद में पेमेंट दूंगा या महीने भर का में पेमेंट दूंगा, ना क्रेडिट में हुआ है, ना हुआ ही नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला, ना प्रॉमिस करके गया है, कुछ भी नहीं हुआ है. सो सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. देयर हैज टू बी अ ट्रांजैक्शन इधर ऑफ परचेज और बोलो या सेल का बोलो, ठीक है ना. पेमेंट होता है कि नहीं होता है वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है. पेमेंट होता है इमीडिएटली तो कैश ट्रांजैक्शन, कुछ दिन के बाद में पेमेंट होने वाला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसको बोला जाएगा. फिर समझ में आया पॉइंट है. तो अकाउंटिंग कैन ओनली बी डन ऑन ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मैंने क्या बताया बेटा, कैश एंड क्रेडिट. तो अगर आपको कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमारा ये अच्छे से डिस्कस हुआ था कि अकाउंट्स सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, बिकॉज दुनिया भर में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक बिजनेसमैन को, तो वो याद तो नहीं रख सकता. देयरफॉर अकाउंट्स हम लोग पढ़ी इसलिए रहे हैं ताकि जितने भी ट्रांजैक्शंस है, कौन से ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर सके इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक मैनर विथ सम प्री-डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो इसलिए हम लोग ने अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटेंसी. तो बुक कीपिंग में ही आया था, बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सिस्टमैटिक मैनर का मीनिंग होता है विद प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, with the help of journals, ledgers and trial balance. Bookkeeping is primary method of recording the transactions. ठीक है. तो ये सारे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग हो जाता है. फिर जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है. अकाउंटेंसी में हम लोग ने देखा था सेकेंडरी स्टेज है और इट इज यूज फॉर क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग. क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन विच यू हैव एंटर्ड इन बुक कीपिंग. वहां पर हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन एंटर करके रखे थे बुक कीपिंग में उसको ढंग से क्लासिफाई करके, समराइज करके एनालाइज करते हैं इनटू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये उसके फाइनल आउटकम है. एंड फाइनली एनालिसिस वगैरह बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है. तो अगेन इट्स अ समरी ऑफ लास्ट लेक्चर. ठीक है. तो 2 मेथड्स पे हमारी चर्चा हुई थी. क्या कि अकाउंटिंग करने के लिए, दैट इज रिकॉर्ड करना है हम लोग को, सिस्टमैटिक मैनर में करना है. तो 2 मेथड्स है, एक ट्रेडिशनल मेथड और दूसरी है मॉडर्न मेथड, मॉडर्न अप्रोच. तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वाले जो लेक्चर्स हम तुम लोग देख रहे हो, ये शॉर्ट वे में कम से कम टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीखना है अकाउंटिंग वाला पार्ट. तो हम लोग पहले पूरा मॉडर्न अप्रोच समझ जाएंगे. मॉडर्न अप्रोच से अगर आपको अकाउंटिंग करते आ गई तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच ही हम लोग को लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है. और देयरफॉर हम लोग जो है अकाउंटिंग वाला पार्ट मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे. अब मॉडर्न अप्रोच से देखने के लिए मैंने तुमको ट्रांजैक्शंस को वापस रिव्यू करवा दिया. सुनो, बुक कीपिंग में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने तुमको बोली थी कि बुक कीपिंग में आपको 2 चीजें बनानी पड़ती है, एक जर्नल, एक लेजर. एंड बुक कीपिंग एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. तो जर्नल में हम लोग एंट्रीज पास करते हैं. जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं. और लेजर में जो एंट्रीज पास करी है उन सब चीजों की पोस्टिंग करते हैं. आई नो ये तुमको नहीं समझ में आता एंट्रीज क्या होती है, पोस्टिंग क्या होती है, बट ये वर्ड्स तो हमारे कान पे जाने चाहिए ना फर्स्ट टाइम. सो दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं. नाउ लिसन, अब मैं तुमको एक चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज लेजर अकाउंट्स. क्या बता रहा हूं मैं तुमको, लेजर अकाउंट्स. नाउ लिसन, व्हाट आर लेजर अकाउंट्स. सी, ट्रांजैक्शंस होते हैं. तो एक शॉपकीपर का, एक बिजनेसमैन का अपने कस्टमर्स के साथ में बोलो या अपने एम्प्लॉयज के साथ में बोलो या अपने सप्लायर्स के साथ में बोलो. सप्लायर समझता है तुम लोगों को,
जिनसे उस शॉपकीपर ने गुड्स खरीदे हैं। समझा ना बेटा पॉइंट के? तो अपने सप्लायर से बोलो, अपने कस्टमर से बोलो, अपने एम्प्लॉय से बोलो, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। तो जितने ज्यादा लोगों से उसके ट्रांजैक्शंस होंगे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच ये बोलता है कि आपको जिन जिन लोगों से आपके फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन लोगों के लिए आप लेजर अकाउंट्स बनाओ। उन लोगों के लिए आप लेजर अकाउंट्स बनाओ। लेजर अकाउंट्स इज नथिंग बट, मान लो आपके पास में एक रजिस्टर है और रजिस्टर में आपने एक पेज अलॉट कर दिया एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। एक पेज अलॉट कर दिया एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि इस पर्सन से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो पेज नंबर सो एंड सो पे होंगे। इस पर्सन से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो पेज नंबर सो एंड सो पे होंगे। या मेरे जितने भी एक्सपेंसेस है वो मैं पेज नंबर सो एंड सो से लेके तो पेज नंबर सो एंड सो तक रिकॉर्ड करूंगा। अरे समझ रहे पॉइंट ये? तो आपके जो ट्रांजैक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो उन डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, उनको हम लोग उनको है ना एक सिंपल एक पेज अलॉट कर देंगे। समझ में आया कि लेजर अकाउंट? ओके, तो ऑल्दो हम लोग ये जो अकाउंट होता है इसको इन डिटेल और देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास में जो अभी रजिस्टर्स ओपन होंगे, उस रजिस्टर को तुम मान लो ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक बीच में सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसा ही रजिस्टर रहता है। और उसको मैंने क्या किया बेटा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड। आप जहां बैठे हो आपके रजिस्टर के ऊपर में, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड. So left hand side of your register, that particular page is called as debit side. Is called as debit side. And right hand side of your register is called as credit side. समझ में आया बेटा पॉइंट ये? ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया. तो तुम लोग को हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि एक कॉलम को मैंने हेडिंग दिया पर्टिकुलर्स का और दूसरे कॉलम को हेडिंग दिया अमाउंट का. फिर अगेन राइट हैंड साइड पे पर्टिकुलर्स और फिर अमाउंट. अब देखो, सिर्फ एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में समझाने के लिए यानी मैं रूल्स बताना चालू कर दूं और फिर तुम वही मगअप करो, वही फॉलो करो, उसके पीछे का रिलेवेंस पता नहीं चले, तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. दैट्स व्हाई हम लोग क्यों करते पहले वो समझना जरूरी है, ताकि तुम जब तुम रूल्स समझने की कोशिश करो तो तुमको मालूम रहे कि हम रूल्स भी क्यों पढ़ रहे हैं. रूल्स में जनरली क्या होता है कि हाँ ये करना पड़ता, बस करना पड़ता मतलब करना पड़ता. ऐसा नहीं है. हम लोग देखेंगे कि रूल्स भी क्यों फॉलो करती दुनिया. ठीक है, एक सेकेंड. जस्ट इमेजिन कि एक शॉपकीपर ने एक पर्टिकुलर कस्टमर को, मान लो कस्टमर का नाम है एक्स, ठीक है, को गुड्स सप्लाई किए, गुड्स सेल किए, सप्लाई नहीं, गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मीनिंग समझता है तुम लोगों को? मतलब क्या किया, उधार में बेचा. तो और बोला कि एक महीने के बाद में पैसे देना, एक महीने का क्रेडिट देता हूं, एक महीने के बाद में पैसे देना. तुमको लगता है क्या वो शॉपकीपर एक महीने तक उस चीज को याद रख पाएगा? क्योंकि एक ट्रांजेक्शन थोड़ी करता है वो शॉपकीपर, दिन के कम से कम ऐसे 500,000 ट्रांजेक्शन करता होगा. तो उसके लिए जरूरी नहीं है क्या इस ट्रांजैक्शंस को उसको ढंग से रिकॉर्ड करना, ताकि जब वो रेफर करे, अपना रजिस्टर ओपन करे, तो उसको पता चले अरे इस तारीख को अपन ने इस बंदे को इतने इतने रुपए के गुड्स बेचे थे, उसको एक महीने का टाइम दिया था, फिर अभी एक महीना होने को आ गया, उसको फोन करो, उससे पेमेंट मंगवाओ.
समझ रहे पॉइंट? तो अभी मैं रूल्स के नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको क्या, हम लोग क्या करेंगे, एक साइड अलॉट कर देंगे। जब एक साइड अलॉट कर देंगे, जिस साइड के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, उसको जो भी गुड्स हमने सेल किए उसकी डिटेल्स लिखेंगे कि सेल्स किया और कितने रुपए का किया, और एक साइड अलॉट कर देंगे कि उस क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में हमारे पास में कितने रुपीस आए हैं। समझा तुम लोगों को? तो मैं एक साइड में लिख रहा हूं सेल्स ऑफ गुड्स। इसका मीनिंग तुमको समझ में आ गया? मैंने एक साइड में क्या लिखा, एक्स को मैंने सेल ऑफ गुड्स किया, एक्स को मैंने सेल ऑफ गुड्स किया, कितने रुपीस के किया, लेटर से 1 लाख रुपीस के, ठीक है। और यहां पर डेट भी लिख देता हूं, यहां डेट का एक कॉलम होता है एक्चुअली, कौन सी तारीख को किया, डेट मालूम रहना बहुत जरूरी है। तो लेटर से 1 जुलाई 2019, ठीक है। एंड देन उसको बोला 1 तारीख को तूने पेमेंट लाके देना। अब 1 तारीख को वो बंदा आया मेरे पास में और उसने बोला कि सर आपने 1 लाख रुपए से गुड्स भेजे थे और बोला था 1 तारीख को पेमेंट दे देना, लेकिन मेरे पास में अभी पूरा 1 लाख का पेमेंट अरेंज नहीं हो पाया, एक 4-5 दिन का में अभी मेरे पास में सिर्फ 50,000 ही अरेंज हुआ, 4-5 दिन में बचा हुआ पेमेंट दे दूंगा। बोला चल ठीक है, अभी का जो तूने लाया है वो तो दे। तो उसने मेरे को कैश दिया। क्या दिया उसने मेरे को? कैश। तो मैं लिख दूंगा कि 1 अगस्त में एक्स ने मेरे को कैश लाके दिया। समझ रहे पॉइंट? ये कितना लाके दिया? 50,000 रुपीज। फिर वो मेरे को 5 अगस्त को आया और उसने वापस मेरे को कैश लाकर दे दिया बैलेंस अमाउंट की 50,000 रुपीज की। समझ रहे पॉइंट? ये मीनवाइल उसने 7 तारीख को और आया और उसने और मैंने उसको गुड्स भेजे कि भाई ट्रांजैक्शन अच्छा है, व्यक्ति पैसे लाके दे देता है टाइम पे, तो मैंने उसको और 75,000 के गुड्स बेचे। फिर 3 सितंबर को वो आया और उसने वापस कैश लाकर दिया 25,000 रुपीज की। तुम समझ रहे हो क्या पॉइंट? ये तुमको इस लेजर अकाउंट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? हाँ, इंपॉर्टेंस तुमको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि देखो अगर तुम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर तुमको अकाउंट्स का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता था, ये कैसे बनाते थे, तुम लोग क्या करते थे, हर चीज ऐसा लिखते थे क्या, एक लाइन में ऐसा, आज 1 जुलाई 2019 को मैंने एक्स नाम के व्यक्ति को 1 लाख रुपए के गुड्स सेल किए। फिर आज 1 अगस्त 2019 को उस व्यक्ति ने मुझे 50,000 रुपए दिए। आज 5 अगस्त ने सी लिसन, ये की पूरी कथा हो जाती थी। फिर समझ रहे पॉइंट? ये तो इतना बड़ा तुम लिटरेचर लिखते बैठते थे, तो ये क्या समझ, और ये तो सिर्फ एक्स की बात हुई। ऐसे रोज हजारों कस्टमर से मेरे, सबके लिए कमेंट्री लिखता था क्या मैं? बुक्स कैसे मेंटेन करता था? डू यू थिंक इज इट फिजिबल कि ये पूरी कमेंट्री लिखूं मैं? उसके लिए क्या किया, फिर मैंने एक अकाउंट बना लिया उसका, और मेरे को पता है ये साइड में सेल्स वाले और ये साइड में उसके आगे कैश वाले। तो काम इतना हल्का हुआ कि क्या दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारा एक रूल्स भी यही बोलते, सब लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करते, एक साइड में ये एक साइड में ये। तो लेजर अकाउंट का इंपॉर्टेंस समझ में आया तुम लोगों को? अरे समझ रहा है? ठीक है, ओके। So, because you have realized the importance of ledger accounts, now as per modern approach, we will classify the ledger accounts. We will classify the ledger accounts depending upon the nature of your transactions. Depending upon the nature of your transactions. करेक्ट? ओके, हेडिंग दे दिया तुम लोगों ने, क्लासिफ। अब हेडिंग दो, मॉडर्न अप्रोच दे दिया। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग
और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स विल बी डन, या यहां से लिख दो, तुम यहां लिखना शुरू करो, इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर of transaction, on the basis of nature of transaction। ठीक है, देखो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड तुम लोग को जल्दी समझ में आती है इसलिए मैंने बताया, इसको मैंने डेबिट साइड बोला। तो ऐसा कहां लिखा है कि डेबिट साइड में ही सेल्स ऑफ गुड्स लिखना चाहिए? सर आपने ये वाले सेल ऑफ गुड्स को इस साइड में क्यों नहीं लिखा, राइट हैंड साइड में? सो वही तो प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के लिए, वही इसीलिए तो हम लोग ये सीख रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई डेबिट साइड में ही ये सारी चीजें आनी चाहिए और क्रेडिट साइड में कैश लिखी हुई रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी डेबिट में भी कैश लिखी हुई आए, हाँ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि गुड्स उधर भी लिखने में, हाँ हो सकता है। कब? हैव सम पेशेंस। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला? क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग सीखना है हम लोगों को। ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शंस? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक है, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स यूजिंग मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले आपके बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, उसमें 5 तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। उसमें कितने तरीके से क्लासिफिकेशन होगा? 5। असेट्स अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? असेट्स। क्या बोलेंगे उनको? असेट्स। देन लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट्स लिखो, एसेट्स अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, देन इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स। बेटा 5 चीजों में हम लोग ने डिवाइड किया है। अब ये एक्स नाम का जो व्यक्ति है, जहां पर हम लोग ने इस बंदे से हमने ट्रांजैक्शन किया है, ये एक्स नाम का एक अकाउंट है, तो उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को कि वो हमारा असेट है कि हमारी लायबिलिटी है कि हमारी इनकम है कि एक्सपेंस है कि कैपिटल है। समझा कि तुम लोगों को मैंने क्या बोला? यू शुड बी एबल टू क्लासिफाई, जिन भी व्यक्तियों से, जिन भी लोगों से हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वो हमारे लिए क्या है। इन और ध्यान रखो, इन 5 के अलावा वो कुछ भी नहीं रह सकते। मोटा मोटी हम लोग ने अकाउंट्स को, जितने भी हमारे अकाउंट्स बनेंगे वो ये 5 में से ही कोई तो भी एक रहेगा। एंड डिपेंडिंग कि वो 5 में से कौन सा है, फिर हम लोग रूल्स लगाएंगे कि वो अगर ये अकाउंट है ना, तो उसका ये वाले ट्रांजैक्शन के लिए ये चीज डेबिट करनी पड़ेगी और ये चीज क्रेडिट करनी पड़ेगी। समझ रहे पॉइंट ये? ओके, तो नाउ लिसन। पहले तो सर असेट्स क्या होते हैं? असेट्स ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने? असेट्स आर एनीथिंग from which cash flows
या कैश फ्लो से ज्यादा मैं कैश इनफ्लोज अगर बोलूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज, इनफ्लोज मतलब पैसे अंदर आना। Assets are anything from which cash inflows are generated. Cash inflows are generated directly or indirectly. हर वो चीज असेट्स है जिससे कैश इनफ्लोज जनरेट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, देखो बेटा इसके एग्जांपल्स लिख लो, तुमको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कैश है आपके पास में तो ऑब्वियसली कैश तो आपके असेट ही गिनी जाएगी। कैश, बैंक बैलेंस, आपके पास में बैंक में अगर पैसे पड़े तो वो भी आपका क्या है, असेट है। वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में है ना, कैश जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे पॉइंट है। डेटर्स, सुनो मेरी बात बेटा, डेटर्स, अगर मैं किसी को गुड्स उधार में बेचता हूं, अगर मैं किसी को गुड्स उधार में बेचता हूं तो जिसको बेचा है, जिसको बेचा है वो मेरे लिए, मैंने उधार में बेचा है इस व्यक्ति को, तो मेरे लिए ये वाला व्यक्ति डेटर हुआ। कौन हुआ? ये वाला व्यक्ति डेटर हुआ, जिसको मैंने माल उधार में बेचा है। उधार में बेचने की वजह से क्या हो जाएगा कि मेरे को उससे कैश लेनी रहेगी, तो कैश इनफ्लो जनरेट होंगे ना उसके वजह से मेरे को, तो वो डेटर मेरे लिए क्या हुआ, असेट हुआ। समझा क्या बेटा? डेफिनेशन पढ़ो। असेट्स आर एनीथिंग विच फ्रॉम विच कैश इनफ्लोज आर जनरेटेड। मैंने उसको उधार में बेचा, उधार में बेचने की वजह से उससे मेरे को कैश इनफ्लो जनरेट होंगे, तो वो डेटर हुआ, वो जो है वो डेटर है, और डेटर मेरा क्या हुआ, असेट हुआ। पक्का समझ में आया पॉइंट ये? ओके, तो कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स, देखो बेटा जो मैंने गुड्स खरीद लिए, खरीद रहा हूं नहीं, खरीद लिए और मेरे गोडाउन में पड़े, गुड्स खरीद नहीं रहा हूं, खरीदने के प्रोसेस में नहीं हूं मैं, खरीद लिए और गोडाउन में पड़े हैं, मैं उन गुड्स की बात कर रहा हूं, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो स्टॉक ऑफ गुड्स जो है मैंने शॉप के लिए खरीदे। गुड्स काय के लिए खरीदते हैं हम लोग? बेचने के लिए। तो जब वो गुड्स में बेचूंगा तो क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगी, तो वो गुड्स जो मैं बेचूंगा वो मेरे लिए क्या हुए, असेट्स हुए ना। सर आप उधार में भी तो बेच सकते, अरे हाँ उधार में भी बेचा, तो वो स्टॉक ऑफ गुड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेटर्स एंड डेटर्स विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। सो इनडायरेक्टली भी तो हुआ ना मेरे लिए, वो असेट ही हुआ ना। दो तरीके से बेच सकता है, इमीडिएट कैश में नहीं, हमारा कैश का बिजनेस है, कैश पहले देना पड़ेगा, ठीक है, कैश डायरेक्टली जनरेट होगी। और कुछ कुछ लोग बोलते नहीं ठीक उधार में ले जा, तो जैसे ही तुम उसको उधार में बेचोगे तो तुम्हारे लिए पहले वो जो स्टॉक ऑफ गुड्स है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डेटर्स। तो डेटर भी तो असेट ही हुआ, क्योंकि डेटर तुमको कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में वो पैसे लाकर देने ही वाला है। समझा क्या बेटा पॉइंट ये? सो देयरफॉर स्टॉक ऑफ गुड्स इज आल्सो माय असेट। अच्छे समझ में आया? ओके, तो ये वाली जो चीज है ना बेटा, ये डायरेक्टली तुमको कैश जनरेट करवाती है। मैंने दो चीजें बोली थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। असेट हर वो चीज है जो आपके लिए कैश इनफ्लोज जनरेट करवाती है, असेट हर वो चीज है जो आपके लिए कैश इनफ्लोज जनरेट करवाती है। डायरेक्टली की एग्जांपल दे दिया मैंने तुमको, अब मैं तुमको एग्जांपल दूंगा इनडायरेक्टली कौन कैश फ्लोज जनरेट करवाते हैं हमारे लिए, ठीक है? नाउ लिसन, लैंड एंड बिल्डिंग। तुम कोई ना कोई प्रीमाइसेस में बिजनेस करते हो, कोई ना कोई प्रीमाइसेस में बिजनेस करते हो, तो जो प्रीमाइसेस में बिजनेस करते हो वो लैंड अगर तुम्हारी खुद की है, बिल्डिंग अगर तुम्हारी खुद की है, तो वो भी तो इनडायरेक्टली तुमको हेल्प कर रही है ना। वहां पर तुम तुम्हारे गुड्स रखते, वहां पर तुम्हारे यहां पर उस प्रीमाइसेस में, उस बिल्डिंग में तुम्हारे यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज आते हैं, वो शांति से बैठते हैं।
तुम खुद बैठते हो, तो वो लैंड एंड बिल्डिंग तुमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है ना, क्योंकि वो आके वहां पे काम ही करते, बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रही है वो लैंड एंड बिल्डिंग। अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होती तो तुम बिजनेस कैसे करते थे? तो देयरफॉर लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्पिंग मी इन जनरेटिंग द कैश फ्लो। अगर आप गुड्स ही अच्छी जगह पे नहीं रख पाते थे बिल्डिंग में, गोडाउन भी आई में क्लासिफाई होगा बिल्डिंग के अंदर में, तो अगर वो नहीं रख पाते थे तो आप कैश फ्लोज जनरेट कैसे करते थे? सो लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट टू योर बिजनेस। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्टली जनरेट कर रहा है, कैश कर रहा है ना, हेल्प कर रहा है हम लोग को। अगर आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारी क्या होंगी? इमेजिन करो क्या होगी, बहुत सारी मशीन्स। सो प्लांट एंड मशीनरी उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखो मेरा अगर ये पेन बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो मशीनरीज मेरे को ये पेन बनाने के लिए हेल्प करती है कि नहीं करती? तो ये पेन अगर वो मशीनरीज बनाएंगी नहीं तो मेरे पास में गुड्स बनेंगे कहां से, और गुड्स नहीं बनेंगे तो मैं बेचूंगा कहां से, और मैं बेचूंगा नहीं तो मेरे को कैश जनरेट कहां से होंगी? तो इनडायरेक्टली मेरे को ये पेन बना के देने में हेल्प कौन कर रहा है? वो मशीन तो ऑब्वियसली डायरेक्टली पेन बना रही है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट वो बना रही है उससे मैं कैश जनरेट करता हूं। सो प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो माय असेट, करेक्ट। फिर बहुत सारी चीजें असेट्स है। देखो जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर हो गए, मेरे एम्प्लॉइज कंप्यूटर में बैठ के बहुत सारे काम करते हैं, एडमिन का काम बोलो, इसका दुनिया भर के काम हो गए कंप्यूटर्स में, मार्केटिंग का बोलो, कितने सारे काम होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, मेरा असेट्स हो गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। एयर कंडीशन हो गए, एसीज, ये सब मेरे क्या हो गए, असेट्स। हाँ, कुछ असेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स, कुछ असेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट्स, जो कि अपने जगह पे से मूव नहीं होते, ठीक है, एक जगह पे स्टैग्नेट रहते हैं। और कुछ असेट जो कंटिन्यूसली मूविंग बेसिस पे रहते हैं, स्टॉक मूव होते रहता है, पुराना जाता है नया आता है। डेटर्स, पहले के पैसे देते थे, नया उसको सेल करते हैं, वापस नए डेटर्स जनरेट होते रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज करंट असेट्स। क्या बोलते हैं इसको? करंट असेट्स, करेक्ट। एक और एग्जांपल हो गया, जनरली फर्नीचर इज ऑल्सो असेट। फर्नीचर, अगर कोई दुकान में इमेजिन करो तुमको बहुत सारा फर्नीचर दिखेगा, तो फर्नीचर के ऊपर में ही तुम गुड्स रखते, तो फर्नीचर बेचने के लिए नहीं है हमारा, फर्नीचर क्या है, वो गुड्स हम लोग रखते हैं उन फर्नीचर के ऊपर में, तो वो भी क्या हुआ, हमारा असेट्स हुआ। समझे ना? तो दे आर ऑल्सो इंटर, प्रॉपरली ढंग से तुम लोग ने उन फर्नीचर के अंदर में खप्पों में गुड्स रखे, कस्टमर आता है तो प्रॉपरली लोकेट करते हैं, फिर वहां से निकाल के झट से दे देते। और वो अगर बिखरा हुआ रहता था गुड्स तो कहां से ढूंढते थे? सो फर्नीचर भी तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा है कैश फ्लो जनरेट करवाने के लिए, सिस्टमैटिक ढंग से रहता, फट से मिलता है, वो गुड्स निकाल देते, दे देते उसको। तो देयरफॉर फर्नीचर इज ऑल्सो माय असेट। समझ में आया बेटा? सो इन पर्टिकुलर जगहों से, अगर इन पर्टिकुलर चीजों से हमारा इंटरेक्शन होता है, कैश से बोलो, बैंक बैलेंस से बोलो, स्टॉक ऑफ गुड्स से, लैंड एंड बिल्डिंग से, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो तुमको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बोलते आना चाहिए, अरे प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, ये बोल दिया तुम लोग ने, लेकिन साथ में ये भी बोलना पड़ेगा इसका क्लासिफिकेशन एसेट्स में होता है। इसका क्लासिफिकेशन कहां होता है? एसेट्स में। तो जब कभी भी कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को तुमको दो हिस्सों में तोड़ते आना चाहिए। जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होएगा, उस ट्रांजैक्शन को तुमको दो हिस्सों में तोड़ते आना चाहिए कि सर इसमें एक प्लांट एंड मशीनरी का दिख रहा है और इसमें कैश दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं तुमको। लेट से तुमने तुम्हारे बिजनेस के लिए 5 कंप्यूटर्स खरीदे, 5 कंप्यूटर्स खरीदे, और जिससे खरीदे उसको इमीडिएटली चेक दे दिया तुमने, उसको इमीडिएटली चेक दे दिया, मतलब बैंक से पैसे कम होंगे, ठीक है। अब सुनो, इस ट्रांजैक्शन को मैं कन्वर्ट करता हूं। परचेज ऑफ 5 कंप्यूटर्स एंड पेड टू द सप्लायर द फुल अमाउंट बाय चेक, ठीक है। अब इतने बड़े ट्रांजैक्शन हुआ है तुम्हारा, परचेज ऑफ 5 कंप्यूटर्स एंड पेड टू द सप्लायर अ चेक, मेरे अकाउंट का चेक मैंने दे दिया। तो इस ट्रांजैक्शन में तुमको अकाउंट सर्च करते आने चाहिए। अकाउंट्स क्या करते आने चाहिए? सर्च करते आने चाहिए। पहले तो तुमको एक चीज ध्यान रखना, बिजनेस किस चीज का है वो पूछना जरूरी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, यहां पर बिजनेस है मेरा, लेट अस से किराना शॉप का,
ठीक है, ग्रोसरी शॉप का मेरा बिजनेस है, तो कंप्यूटर्स मैं खरीदूंगा तो बेचने के लिए तो नहीं खरीदूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं तुमको कि कहीं जो तुम खरीद रहे हो वो कहीं तुम्हारे बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहे, स्टॉक ऑफ गुड्स तो नहीं है। आ रहा है क्या पॉइंट है? अगर तुम ग्रोसरी शॉप में हो, अगर तुम दाल चावल ये चीज खरीदते हो तो वो बेचने के लिए ही खरीदा है, वो गुड्स में क्लासिफाई होंगे, वो काय में क्लासिफाई होंगे, गुड्स में। लेकिन कंप्यूटर्स जो खरीदे वो बेचने के लिए खरीदा गया है नहीं, वो यूज करने के लिए खरीदा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मेरे को हेल्प करने वाला है। पता है तुमको कंप्यूटर्स के इतने सारे लगते हैं, वो बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर्स काम में आते हैं, तो मैंने इसलिए एक साथ में बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर्स ले लिए, तो मेरे को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है मेरे बिजनेस को चलाने में ढंग से। तो देयरफॉर बेटा कंप्यूटर्स जो है वो मेरे को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो कंप्यूटर्स इज माय असेट। तो तुम लोग ने बोलना चाहिए सर कंप्यूटर्स अकाउंट में पकड़ूंगा इसमें से, ठीक है अग्रीड, कंप्यूटर्स पकड़ लिया तुमने। एक दूसरा तुमको ये भी सोचना चाहिए कि सर आपने इसका पेमेंट भी दे दिया, बोला हाँ, किससे दिया, चेक से, मतलब कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा फिर यहां पे, हाँ अकाउंट कौन सा रहेगा, बैंक बैलेंस। दो चीजें तुमको बोलनी चाहिए, सर यहां पर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन से, एक है कंप्यूटर अकाउंट इन्वॉल्व और दूसरा है बैंक, ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। मतलब अच्छा ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स को क्लासिफाई करना तो जरा, तुम बोलोगे सर ये दोनों अकाउंट्स जो है ना असेट्स में क्लासिफाई होते हैं, दोनों अकाउंट्स क्या में क्लासिफाई होते हैं, असेट्स में क्लासिफाई होते हैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे कुछ असेट बढ़ गए, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे कुछ असेट्स बढ़ गए और कुछ असेट्स कम हो गए। बोलो कौन से असेट बढ़े और कौन से असेट कम हो गए, कौन से असेट बढ़ गए, यस बैंक बैलेंस कम होने वाला है। अरे चेक दूंगा तो बैंक बैलेंस कम नहीं होगा क्या, तो एक असेट कम हुआ लेकिन एक असेट, कौन सा असेट बढ़ गया, कंप्यूटर बढ़ गए, कंप्यूटर बढ़ गए, बैंक बैलेंस कम हो गए। तो जब कभी भी मैं तुमको ट्रांजैक्शन दूंगा उस ट्रांजैक्शन को तुमको क्लासिफाई करते आना चाहिए दो अकाउंट्स में, कि इसमें कंप्यूटर अकाउंट, बैंक, मैंने चेक बोला था, और फिर क्लासिफाई करो। और जरूरी नहीं कि वो दोनों एक ही क्लासिफिकेशन के हो सकता है वो एक असेट हो एक लाइबिलिटी हो सकता है वो एक असेट हो एक इनकम हो, एक एसेट हो एक एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है वो क्लासिफिकेशन 5 में से। आर यू गेटिंग दिस? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अकाउंट विच यू हैव रिकग्नाइज्ड, the account which you have recognized involved in a transaction, the accounts which you have recognized in a transaction should belong to a single classification. It can be asset and a liability also. Are you getting this? I'll explain now. अब बात आई गई है, मैंने 5 कंप्यूटर खरीदे लेकिन उधार में खरीदे, मैंने 5 कंप्यूटर खरीदे लेकिन जिससे खरीदे उसको मैंने बोला 1 महीने के बाद में पेमेंट दूंगा, ठीक है। तो जिस बंदे से खरीदे उसका नाम था मिस्टर वाई, जिस बंदे से खरीदे उसका नाम था मिस्टर वाई। तो अब तुम लोग में बोलोगे सर यहां पर भी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, मतलब बताओ कौन से, तो सर एक तो कंप्यूटर और दूसरा है मिस्टर वाई का अकाउंट। किसका अकाउंट रहेगा, मिस्टर वाई का अकाउंट, मतलब अग्रीड, 2 अकाउंट्स तुमने बराबर बोले। यू हैव रिकग्नाइज्ड द 2 अकाउंट्स करेक्टली, नाउ प्लीज क्लासिफाई दीज 2 अकाउंट्स। So you will say, sir, computers will be classified into assets. Computers will be classified into assets. And Mr. Y will be classified as a liability. Mr. Y will be classified as a liability. तुमने पेमेंट नहीं दिया उसको, तुमने उधार में लिया है। जब तक पेमेंट नहीं देते तब तक वो तुम्हारी लाइबिलिटी रहेगी, जब तक पेमेंट नहीं देते वो तब तक तुम्हारी वो क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। लाइबिलिटी मैं अभी नेक्स्ट बताने वाला हूं तुमको। तुमको असेट समझ में आया क्या? देन दैट लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश। तो एक बताऊंगा ना, जस्ट इमेजिन असेट्स लिख लिया क्या ये पूरा, ओके। नाउ विल व्हाट विल डू इज, लाइबिलिटीज,
the transactions which are executed for either raising the funds for a business or the transactions which are executed for either raising the funds for a business or purchasing the goods or assets on credit basis are called as liabilities. ये जो चीज लिखे ना बेटा, द ट्रांजेक्शन विच आर एक्सिक्यूटेड फॉर इधर रेजिंग द फंड्स, इसको यहां पर एक और थोड़ा सा लिख दो, फ्रॉम आउटसाइडर्स. फ्रॉम आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स मतलब जो तुम्हारे से रिलेटेड नहीं है, घर वालों से नहीं लिए, खुद से नहीं है, फ्रॉम आउटसाइडर्स. देखो मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड फॉर इधर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर्स. नाउ लिसन, तुम बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, तुम्हारे पास में कुछ पैसे है खुद के, लेकिन उतने पैसे सफिशिएंट नहीं है उस बिजनेस को चालू करने के लिए. ठीक है, या तुम्हारा बिजनेस चल रहा है लेकिन तुमको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, बैंक को अप्रोच कर सकते हो कि भाई मेरे को मेरे बिजनेस के लिए इतने इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. तो बैंक तुमको क्या देगी, लोन देगी. तो ये जो ट्रांजैक्शन तुम बैंक के साथ में करने जा रहे हो, द ट्रांजैक्शन विच यू हैव एंटर्ड, विच यू हैव एग्जीक्यूटेड विद द बैंक, इज फॉर व्हाट पर्पस, फॉर रेजिंग द फंड्स, फॉर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर्स. बैंक इज आउटसाइडर टू यू. So therefore, that particular bank loan which you have raised, that particular bank loan which you have raised is a liability for me, for the business owner, is a liability I have to pay in future. अरे किसी से लोन लेते हैं तो देना नहीं पड़ता है. So therefore that is a liability for me to pay in the future. एक. दूसरा, अगर आप किसी से गुड्स उधार पे लेते हो, किससे, आपके सप्लायर से, जैसे आप आपके कस्टमर्स को गुड्स उधार में बेचते हो, ये ट्रांजैक्शन समझ में आया अच्छे से. जैसे आप आपके कस्टमर्स को गुड्स उधार में बेच सकते हो, वैसे आप वही गुड्स आपके सप्लायर से, सप्लायर में पीछे इशारा कर रहा हूं क्योंकि पहले सप्लायर से तुम्हारे पास में आएंगे और तुम फिर किसी को बेचोगे, वैसे आप आपके सप्लायर से भी तो वही गुड्स उधार में ले सकते हो. उधार में लिए है, पेमेंट हम लोग उनको देंगे कब, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद में. अभी हमारे पास पेमेंट नहीं है, हमने उधार में लिया है, उसने वो रेडी था देने के लिए, हमने लिया. तो वो जो सप्लायर है जिससे मैंने उधार में लिया है, जिसे मैंने उधार में लिया है, वो मेरे लिए कौन होगी, लायबिलिटी होगी. कौन होगी मेरे लिए, वो लायबिलिटी होगी. ठीक है, या मैंने किसी से असेट्स खरीदे, जो मैंने अभी बताया था एग्जांपल, कंप्यूटर खरीदे, टाइप पे खरीदे, मैंने क्रेडिट पे खरीदे. तो मेरे को आज पेमेंट नहीं देना है, लेकिन 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद, जितना भी उसने मेरे को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, जितना भी उसने मेरे को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, वो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद में तो पेमेंट देना पड़ेगा ना. तो तब तक, जब तक वो क्रेडिट पीरियड शुरू है, तब तक वो मेरी क्या होगी, लायबिलिटी होगी. मेरी लायबिलिटी है, आई एम लायबल टू पे हिम,
I am responsible to pay him. Why? Because I have purchased something in return. I have purchased an asset and I am liable to pay therefore. Therefore, I am liable to pay. Therefore, it is my liability. Are you getting this? तो या तो आप आपके दुकान में बेचे जाने वाला माल, जिसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, दुकान में बेचे जाने वाला माल तो गुड्स बोलते हैं, और दुकान में यूज आने वाली चीज, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है। कंप्यूटर को बेचने के लिए खरीदा है क्या? मेरा बिजनेस है कि कंप्यूटर बेचने का? फर्नीचर खरीदा है मैंने मेरे बिजनेस के लिए, बेचने के लिए खरीदा है? यूज के लिए। लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, फर्नीचर हमेशा असेट नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, जिसका बिजनेस ही फर्नीचर खरीदने का और बेचने का है, उसके लिए फर्नीचर असेट कैसे होंगे? उसके लिए फर्नीचर क्या हो गया? स्टॉक हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? जिसका बिजनेस ही कंप्यूटर्स बेचने का है, उसने अगर कंप्यूटर खरीदे तो उसके लिए कंप्यूटर असेट कैसे हुए? असेट है, लेकिन उसके लिए वो स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया। स्टॉक ऑफ गुड्स अल्टीमेटली एसेट क्लासिफाई होते हैं, बट पहले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स में क्लासिफाई करेंगे। अरे समझ रहे पॉइंट है? तो बिजनेस किस टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पॉइंट है। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, वहां अगर वो इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर टीवी खरीदता है बहुत सारी, तो उसके लिए वो क्या हो गया? स्टॉक ऑफ गुड्स हो गए। परचेज करता है वो ताकि उसको बेच सके, बेचने के लिए खरीदा है। लेकिन कोई लेटर से शोरूम, टू व्हीलर शोरूम वाला अगर टीवी खरीदता है, टू व्हीलर शोरूम वाला बोल रहा हूं मैं, टीवी खरीदता है, तो वो उसके प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए टीवी खरीदा है उसने टीवी बेचने के लिए नहीं खरीदा है। तो उसके लिए टीवी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड असेट्स हो जाएंगे इसके लिए, क्योंकि वो उसको इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है। जब कस्टमर आते हैं तो उसको टीवी पे दिखते आ रही है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा है। समझ रहे पॉइंट है? तो आप किस बिजनेस में जा रहे हो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि वो चीज क्या क्लासिफाई होती है। हालांकि समझे पॉइंट है? खैर, तो अभी हमारी लाइबिलिटी पे बात चल रही थी, इसके एग्जांपल्स मैं तुम लोग को दे देता हूं। तो ट्रांजैक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड फॉर ईदर रेजिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइडर्स, एग्जांपल बैंक लोन, एग्जाम्पल बैंक लोन। ठीक है, देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डेटर का ऑपोजिट। डेटर मतलब वो जिससे हमको पैसे लेने होते हैं, इसी भाषा में बोलेंगे तुम लोग। डेटर्स मतलब वो जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, वो डेटर्स हो गए। और क्रेडिटर्स मतलब वो, पीछे मैंने इशारा किया है, जिसको हमको पेमेंट देना होता है, क्रेडिटर्स। बट अल्टीमेटली इट विल बी क्लासिफाइड अंडर द लाइबिलिटीज, अल्टीमेटली इट विल बी क्लासिफाइड इनटू लाइबिलिटी। अच्छा सर, वो ट्रांजैक्शन समझाओ ना, अभी क्या बोल रहे थे? हाँ देखो, 5 कंप्यूटर्स लिए लेकिन उधार में लिए मैंने, बराबर है पॉइंट ये? तो इसको क्लासिफाई करो, इसमें से 2 अकाउंट्स ढूंढ के निकालो। तो तुमने बोला 2 अकाउंट रहेंगे, एक कंप्यूटर्स अकाउंट और मिस्टर वाई अकाउंट, जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो कंप्यूटर इज माय एसेट एंड मिस्टर वाई इज माय लायबिलिटी। कंप्यूटर इज माय एसेट एंड मिस्टर वाई इज माय लायबिलिटी। तो उस ट्रांजेक्शन में मैंने 2 अकाउंट्स पहले ढूंढ के निकाले, कंप्यूटर्स एंड मिस्टर वाई, मतलब करेक्ट अकाउंट ढूंढ के निकाले तुमने। अब इन 2 अकाउंट्स में से इनको क्लासिफाई करो। बोले सर कंप्यूटर इज असेट अकाउंट एंड मिस्टर वाई इज अ लायबिलिटी अकाउंट। Computer is a asset account and Mr. Y is a liability. So it is not necessary that the accounts which you have identified from that particular transaction should belong to a same category only. It can belong to asset liability, it can belong to liability liability, it can belong to asset and liability, it can belong to asset and income, it can belong to, अभी हम लोग देखने ही वाले सारी चीजें, ये लिखा गया तुम लोग ने। तो 2 चीजें मैंने तुमको समझा दी, असेट्स अकाउंट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज अकाउंट्स क्या होती है। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं इनकम अकाउंट।
income accounts are those from which a business enterprise generates income accounts are those from which a business enterprise generates revenue for the purpose of business. एग्जाम्पल देखो इसके में, रेवेन्यू का मीनिंग बेटा बहुत सिंपल है। अगर आप गुड्स सेल्स कर रहे हो तो आप बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ये पेन पेंसिल्स एंड ऑल मैंने बेचा है किसी को, उसके बदले में मेरे को क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा ना। देखो दो तरीके हो सकते, या तो इमीडिएटली आएगा या कुछ दिनों के बाद में आएगा, पर आएगा तो सही ना। तो जब मैंने ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है, कौन सा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है? सेल्स का। तो इससे क्या जनरेट होगा मेरे को? रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे क्या जनरेट होगा मेरे को? रेवेन्यू। ठीक है, तो इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है इनकम का सेल्स। लिखो सेल्स अकाउंट। दूसरा रेंट रिसीव्ड। वर्ड देखो बेटा क्या यूज किया मैंने? रेंट रिसीव्ड। रेंट सबको समझता है, ठीक है। और जनरली रेंट किसका आता है? हाउस प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी का। मेरी मान लो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मैं उसमें बिजनेस नहीं करता हूं, मैंने किसी और को मैंने रेंट पे दिया है, तो मेरे को हर महीने वो सामने वाला बंदा जिसको मैंने रेंट पे दिया है वो मेरे को क्या ला के देगा? हर महीने रेंट। समझा पॉइंट? है तो रेंट रिसीव्ड इज माई इनकम। ओके, अच्छा ये सुना है क्या बेटा? डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड वर्ड सुना है? डिविडेंड कहीं ना कहीं तो सुना होगा, डिविडेंड सुना है। ओके सुनो, डिविडेंड मतलब वो चीज होती है कि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो कंपनी हमको इन रिटर्न साल के साल डिविडेंड देती है। क्या देती है हमको? डिविडेंड देती है। अरे आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी में, तो उसके बदले में वो आपको क्या देती है? कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती है। दैट रिवॉर्ड इज नथिंग बट डिविडेंड, बस। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इनकम। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये लिखना है कंटिन्यूअसली। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड बोला है बेटा मैंने। दो एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको इंटरेस्ट मिला है। क्यों मिलेगा हमको इंटरेस्ट? बोलो। इंटरेस्ट वर्ड सुना है? ब्याज। हाँ करेक्ट। उधार पे देने के बाद में परफेक्ट बोला। दैट इज नथिंग बट आपने किसी को लोन दिया है, फॉर एग्जाम्पल बैंक क्या करती है? लोन देती है लोगों को। बैंक क्या करती है? लोन देती है। तो उसके बदले में बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट रिसीव इज बैंक्स मेजर इनकम। बैंक की इनकम कैसे होती है? सबसे कोर इनकम उनकी इंटरेस्ट से तो होती है। बैंक करती क्या है? लोगों से पैसे डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है। तुम फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट नहीं करते बैंक में, तुम लोगों से पैसे लिया है बैंक ने, और वही पैसे वो किसी और को देती है। तो जिसको बैंक ने पैसे दिए हैं वो लोन पे देती है, दैट इज इंटरेस्ट पे देती है।
तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड करने उनसे वो इंटरेस्ट रिकवर भी तो करती है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज बैंक्स इनकम। वैसे अगर तुमने किसी को पैसे इंटरेस्ट पे दिए हैं, लेट अस से 6% पर एनम, 7% पर एनम, 8% पर एनम, 8%, मतलब अगर आपने 100 रुपए किसी को दिए हैं तो आपको साल की साल वो 8 रुपए लाके देगा, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज योर इनकम। समझ में आया बेटा पॉइंट? तो इनकम्स अकाउंट आर वेरी सिंपल, करेक्ट? ओके। अब मैं तुमको समझाने जा रहा हूं एक्सपेंस अकाउंट। तुम समझ गए होंगे असेट्स का एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या था? असेट्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या था? लायबिलिटी। अरे करेक्ट। तो इनकम का ऑपोजिट क्या है? तुम बिजनेस करते हो, बगैर एक्सपेंस के बिजनेस होता है क्या? हाँ, फिर इनकम करने के लिए आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तभी तो होगी ना। हाँ, इनकम आपको ज्यादा करनी पड़ेगी एक्सपेंस के मुकाबले में, तभी तो आप प्रॉफिट कमा पाओगे। इनकम आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्सपेंस जितने उससे ज्यादा इनकम करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट तुम समझ गए होंगे, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सेल्स इज नॉट योर प्रॉफिट। मैंने ये पेन 10 में बेचा, बोले या 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10 ये फुकट में आया मेरे को 0 रुपये। मैंने भी तो किसी ना किसी से खरीदा होगा ना। मैंने 6 रुपए में खरीदा होगा, 10 रुपए में बेचा, तो 4 रुपए का अभी मेरा प्रॉफिट है। उसमें मेरे को बहुत सारी चीजें का एक्सपेंसेस निकालना है। मेरे को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस लगता है, मेरे को मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है। ये खर्चे कौन निकालेगा? मेजर एक्सपेंस तो मेरा इसका परचेस का ही एक्सपेंस है। मैंने कहीं ना कहीं तो परचेस किया होगा, तब जाके 10 रुपए में बेचा है। आर यू गेटिंग दिस? So now write down, expense are those, expense accounts are those which a business enterprise इनकर करती है एक्सपेंस। इनकम जनरेट करती है, एक्सपेंस इनकर करती है। वर्ड समझ में आ रहा है? इनकम जनरेट करती है और एक्सपेंस इनकर करती है। मेरे हाथों के मूवमेंट की तरफ ध्यान दो। जब मैं अंदर की तरफ बोल रहा हूं तो इनकम अंदर आती है और एक्सपेंस की वजह से चीजें बाहर जाती है। मैं क्या बाहर जाती है तुमको समझ में आ गया? पैसे। इनकम की वजह से देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, एक्सपेंस की वजह से देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी। Are you getting this or not? Okay. So expense accounts are those which a business enterprise incurs, beta. Which a business enterprise incurs, obviously for the purpose of business. Now, very important thing, business enterprise incurs for the purpose of business. This is very crucial thing. For the purpose of business. लिसन, मेरे शॉप के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं भरता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। मेरे घर का एक्सपेंस, मेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर मैं भरता हूं, दैट इज नॉट माई एक्सपेंस। टेल मी व्हाई? सर खर्चा तो हो ही रहा है, क्या बातें कर रहे हैं आप? दोनों खर्चों में बहुत फर्क है। जो मेरे शॉप के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने भरा है, वो मैंने इनकम जनरेट करने के लिए भरा है, और जो मैंने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस भरा है, उसके बदले में कुछ इनकम जनरेट नहीं होती। वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस है, वो मेरे बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि तुम डेफिनेशन एक्सपेंस की ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या बोला है। एक्सपेंसेस आर दोज व्हिच अ बिजनेस एंटरप्राइज इनकर्स, काहे के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। आप घर पे इलेक्ट्रिसिटी जला रहे हो, उससे बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है? वो तो आप आपके जो पैसे कमा रहे हो, आप आपके अर्निंग लाइवलीहुड के लिए करते हो, वो हमको सब मान्य है। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी जलने से बिजनेस को कुछ फायदा नहीं होता है। हाँ, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की इलेक्ट्रिसिटी जलती है तो लाइट एंड ऑल चालू, मतलब कोई ना कोई कस्टमर है, उसके लिए वो कन्वीनियंट रहना चाहिए, उसको दिखना चाहिए प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई यू
या उसको फैन मैन एसी चलाते हो तो उसको कंफर्ट रहना चाहिए, इसलिए आप वो एक्सपेंस इनकर करते हो. So that is directly for the purpose of business only. So that particular, such particular expenses will be classified as expenses. And your personal expenses will not be classified as expense. So there has to be difference between business expense and personal expense. Only business expenses will be classified as expense. मैंने एग्जाम्पल दे दिया तुम लोगों को. सेल्स का ऑपोजिट क्या रहेगा बोलो जल्दी से. सेल किस चीज का करते तुम लोग? तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे बिजनेस एंटरप्राइज में जो गुड्स है उसका सेल करते हैं. तो वो तुम्हारे दुकान में ऑटोमेटिक हवा से प्रकट होते हैं. तुम्हारे दुकान में वो कहां से आते हैं? तुम परचेज करते हो उनको. तो सेल्स का ऑपोजिट क्या हुआ? परचेज. तो परचेज अकाउंट इज योर एक्सपेंस अकाउंट. और जब मैं सेल्स और परचेज की बात कर रहा हूं तो मैं गुड्स की बात कर रहा हूं. गुड्स मतलब वो चीज जो तुम लोग का बिजनेस है. टू व्हीलर कंपनी में जाओगे तो उसने जो मोटरसाइकिल खरीदे कंपनी से, वो उसके परचेज में गिने जाएंगे, और जो उसने बेचे वो उसके सेल्स में गिने जाएंगे. जो उसने कंप्यूटर खरीदा है वो उसके परचेज में नहीं गिना जाएगा. वो फिक्स्ड है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, वो असेट्स में गिना जाएगा उसके. अरे समझ रहा है पॉइंट है? फर्नीचर अगर है उसके बहुत सारे, ताकि एम्प्लॉयज ढंग से बैठ सके, तो उसके असेट्स में जाने वाला है. फर्नीचर उसने बेचने के लिए नहीं खरीदा है. समझ रहे पॉइंट? आता हूं पॉइंट पे. एक्सपेंस है बेटा वो, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अगेन. सम एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड सम आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंस. जो एक्सपेंस आप के बिजनेस में एक साल से ऊपर टिकने वाले हैं उनको कैपिटल एक्सपेंस बोले जाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंसेस को ही एसेट्स बोले जाते हैं. समझा पॉइंट है? फर्नीचर आपके पास में सिर्फ एक साल के अंदर तक का रहने वाला है क्या? नहीं, एक साल के ऊपर टिकता है ना वो, तो उसको असेट्स बोले जाते हैं. तो एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो आपके बिजनेस के एक साल के अंदर वाले एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक्सपेंस बोले जाएंगे, पर ध्यान रखना बिजनेस के लिए. और जो आपके बिजनेस में एक साल के ऊपर टिकने वाले हैं उन सारे एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं. एयर कंडीशंस अगर आपने खरीदे तो आपके बिजनेस में एक साल के लिए नहीं है, वो मिनिमम एक साल से ऊपर ही टिकने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर असेट्स. ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर असेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी आपने तो बोलेगे सर एक्सपेंस तो किया आपने. हाउ बेटा किया, अग्रीड, बट दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक साल के लिए क्या वो? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, एक आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड एज असेट्स. फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशंस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड सच कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर क्लासिफाइड एज असेट्स. सो परचेज किसकी, जब, लेकिन मैं बार बार बोलूंगा नहीं मैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स. परचेज का मीनिंग ही तुम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि परचेज अगर कुछ नहीं बोला है तो वो गुड्स का ही हुआ है. लेकिन ऐसा बोलते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो देयरफॉर परचेज ऑफ फर्नीचर मींस असेट. एंड परचेज ऑफ गुड्स बोला है तो वो परचेज में गिने, या सिर्फ परचेज बोला है तो वो गुड्स का ही परचेज होगा. सो परचेज अकाउंट. अब तुम मेरे को और एग्जांपल्स दो इसके एक्सपेंस के. परचेज अकाउंट और क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोचो जरा. बोला है ना इनकम का ऑपोजिट, क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? एग्जांपल दो. तुमने अगर वो बिजनेस प्रीमाइसेस खुद का नहीं होगा, अगर रेंट पे लिया होगा तो बिजनेस के लिए दे रहे ना, ये ऊपर यहां ध्यान दो ना, रेंट रिसीट. तो रेंट पेड इज योर बिजनेस एक्सपेंस. समझा कि नहीं बेटा? देन इंटरेस्ट, तुमने अगर बैंक से लोन लिया होगा तो तुम बैंक को इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट पेड इज योर एक्सपेंस एंड बैंक्स इनकम. हर कोई बिजनेस करने बैठा है यहां पे, तो देयरफॉर इंटरेस्ट पेड इज माय एक्सपेंस बट बैंक्स इनकम. अब तुम जो बोल रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. यस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा एक्सपेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इनकम है.
हम लोग किसके बुक्स में वो इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमारे, हम शॉपकीपर है, हम टू व्हीलर कंपनी चला, टू व्हीलर का हमारा शोरूम है, फोर व्हीलर का शोरूम है, तुमको जाना पड़ेगा लोगों के बिजनेसेस में, तब जाके अकाउंटिंग कर पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा बिजनेस एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंस। सो पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सपेंसेस। क्या होते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस को मैं बाद में बताऊंगा। ओनली बिजनेस एक्सपेंसेस विल बी क्लासिफाइड एज एक्सपेंसेस, पक्का। एंड रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Revenue and capital expenditure both will be recorded in the books of accounts, but see this, now listen very carefully. This is revenue expenditure. See, this is revenue expenditure. This is revenue expenditure. जो साल भर के अंदर के खर्चे महीने के महीने देते हैं ना, रेंट, इंटरेस्ट साल भर का होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी महीने के महीने, साल, टेलीफोन बिल्स, these are called as revenue expenses. So revenue expenses are expenses. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो दोनों के लिए आउटफ्लो ऑफ मनी होता है बेटा। कंप्यूटर्स खरीदोगे तो भी जेब से पैसे जाएंगे, यानी बिजनेस के बैंक बैलेंस से पैसे जाएंगे, और परचेस करोगे गुड्स का तो भी पैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे तो भी पैसे जाएंगे, फर्नीचर खरीदोगे तो भी पैसे जाएंगे। लेकिन इन चार एग्जाम्पल जो मैंने दिए उसमें से दो आपके कैपिटल एक्सपेंसेस है और दो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज है जो जिसके लिए आप पैसे खरीदते हो वो एक साल के लिए नहीं टिकने वाली, वो एक साल से ज्यादा टिकने वाली है, और जो चीज एक साल से ज्यादा टिकने वाली है उनको हम लोग हमारे असेट्स बोल देते हैं, क्योंकि वो आपको बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट कराने में मदद करती है, इसलिए उनको असेट्स में क्लासिफाई किया गया है। समझे क्या बेटा पॉइंट ये? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर both will be recorded, but revenue expenditure will be classified as expenses, capital expenditure will be classified as assets, correct? Personal expenses will never be recorded in the books of accounts. एक प्रोप्राइटर ने, मतलब जिसका बिजनेस है, उसने अगर उसके बच्चे की स्कूल की फीस भरी है, दैट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस। व्हाट द बिजनेस हैज टू डू, बिजनेस इज कंप्लीटली डिफरेंट, पर्सनल एक्सपेंस हुआ वो। बोले सर मैं तो बिजनेस ही उसके लिए करता हूं ताकि मेरा घर खर्चा चले एंड ऑल, वो सब बराबर है। उसकी स्कूल फीस भरने से तुम्हारे बिजनेस में क्या फायदा हो रहा है? शुड दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसके लिए, पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्सपेंस है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्या? हुआ नहीं है। यू शुड बी एबल, तुम्हारा दिमाग ओपन रहना चाहिए। अरे क्लियर हुआ पॉइंट? ये चार चीजें बता दी मैंने तुमको, देखो अभी तक ये चारों में मेजॉरिटी खेल होने वाला है। एग्जांपल्स लिख लिए इसके। नाउ लास्ट थिंग इज कैपिटल अकाउंट्स, इसके बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स है। The funds invested by the owner of the business is called as capital. बाद में लिखो जनरली a lump sum amount is invested, generally a lump sum amount is invested in the business by the owner. I hope you are writing.
Generally, lump sum amount is invested in the business by the owner at the start of the business. In the form of various assets. In the form of various assets like cash, bank balance, furniture, plant and machinery, etc. देखो बेटा क्या बोला मैंने, द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक डिफरेंट पर्सन हूं और जो बिजनेस है लेटेस्ट से XYZ ग्रोसरी शॉप इज अ डिफरेंट पर्सन. अब यहां पर कॉमर्स में यही चीज होती है, पर्सन. अभी तक हम लोग ने यही चीज सीखा है कि भाई जो लिविंग बीइंग है वो उसको पर्सन बोला गया है, वैसा नहीं है. यहां पर पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है. आई एम अ नेचुरल पर्सन, आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, द नेचुरल पर्सन. दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज ऑल्सो अ पर्सन, बट दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. That business is different from me, even though I am the owner of that particular business. That business is different from me. Now, once I give birth to that particular business, that automatically becomes an independent person. Although it is called as an artificial person, but that is a person. So now, even though I am the owner of that particular business, we both are now different. मैंने उस पर्सन को जन्म दिया है, मैंने उस पर्सन मतलब मैंने उस बिजनेस को जन्म दिया है, और जैसे ही वो जन्म हो चुका है उस बिजनेस का, उस बिजनेस एंटरप्राइज का, उस शॉप का, वो मेरे से अलग हो जाएगा. उसको एक अलग स्टेटस मिल जाएगा. एक नया पर्सन एग्जिस्टेंस में आया है, ठीक है. मैंने उस बिजनेस में पैसे लगाए हैं, मैंने उस बिजनेस में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, और मैं टाइम पे लगाते भी जाऊंगा. जैसे जैसे उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे मैं टाइम पे, शुरुआत में बहुत सारा लमसम अमाउंट लगाना पड़ता है, माल खरीदना पड़ता है, फर्नीचर खरीदना पड़ता है, कंप्यूटर खरीदने पड़ते हैं, कितनी सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं पैसे लगाता हूं. तो दैट इज, देखो बेटा मैंने यहां पर तुमको 2-3 बोला है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मेरे पास सिर्फ पैसे है और कुछ नहीं है, तो मैंने पूरे पैसे उस बिजनेस में लगा दिए. मतलब एक बार के वो पूरे जितने भी मेरे पास में पैसे थे वो सब मैंने उस बिजनेस में डाल दिए. बिजनेस में डाल दिए मतलब उस बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ. एक मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट था, और जैसे मैं उस बिजनेस को जन्म दे देता हूं वैसे मैंने उसका भी बैंक अकाउंट ओपन कर दिया. तो मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सारे उसके बैंक अकाउंट में डाल दिए फॉर द टाइम. और उसके बैंक अकाउंट से फिर वो उसके लिए खरीदेगा, फर्नीचर उसके लिए खरीदा, एसी उसके लिए खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी उसके लिए खरीदा, बिल्डिंग उसके लिए खरीदा, वो सब वो खरीद रहे. पर वो बेसिकली उसके पास में आया कहां से पैसे, मैंने दिए, इसलिए वो मैंने दिए हैं, मैं उस बिजनेस का ओनर हूं, उसने खरीदे वो सब अलग बात है. आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. लेकिन अब हम दोनों अलग हो गए. उस बिजनेस को कभी ना कभी तो वो पैसे मेरे को रिटर्न करने पड़ेंगे. जब मैं वो बिजनेस बंद करने होंगे तब. अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी बंद करने की बात क्यों सोचे. तो देयरफॉर उस बिजनेस की बुक्स में लाइबिलिटी साइड में ही लिखा जाएगा मेरा नाम. बिजनेस की बुक्स में 2 साइड रहेगी. बैलेंस शीट जब हम लोग सुनेंगे, जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक वो असेट साइड मेंटेन करते हैं, एक लाइबिलिटी साइड मेंटेन करते हैं. असेट साइड मेंटेन करते हैं, लाइबिलिटी साइड में. एक बिजनेस हमेशा बताता है कि मेरे पास में दन ये सारे असेट्स है,
और मेरे पास भी ये सारी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में मतलब जनरली क्या, आउटसाइड लाइबिलिटीज हमको समझते हैं, बैंक लोन एंड ऑल। लेकिन वो बिजनेस ये भी बोलेगा कि ये मेरा जो मालिक है, जिसका नाम यहाँ पे कैपिटल के नाम में दिख रहा है, मेरे को उसको भी पैसे देने हैं बाद में। नहीं, ये कैपिटल, मैं तो आर्टिफिशियल पर्सन हूं। मेरे को किसी ने तो भी जन्म दिया, जिसने जन्म दिया उसने कैपिटल में पैसे डाले, और उस कैपिटल में पैसे डालने की वजह से मैंने दन इतने एसेट्स खरीदे, कुछ पैसों का शॉर्टेज हो गया, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो आउटसाइड लाइबिलिटी की नहीं जाएगी। तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एक साइड में, एंड असेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन वन साइड, राइट हैंड साइड। खैर वो बात की बात है, अभी हम लोग लाइक कैपिटल पर डिस्कस कर रहे खाली। कैपिटल मतलब क्या कि ओनर ने जो पैसे बिजनेस में डाले हैं, ओनर ने जो पैसे बिजनेस में डाले इज कॉल्ड एज कैपिटल। द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। जनरली शुरुआत में लमसम अमाउंट हम लोग देते हैं, और किस किस फॉर्म में दे सकते हैं, कैश के फॉर्म में दे सकते हैं, बैंक के फॉर्म में दे सकते हैं, कि मैंने बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर दिया, मेरा बैंक अकाउंट है पर्सनल, मेरा बैंक अकाउंट, और अब मैंने उसका भी बैंक अकाउंट खुला दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट से मैंने उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, बैंक बैलेंस। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ starting a new business by transferring my personal asset into business's assets। मेरे पास में बहुत सारा फर्नीचर पड़ा था घर पे जो कि कुछ काम का नहीं है, तो मैंने मेरा फर्नीचर मेरे बिजनेस में डाल दिया मैंने। इट इज ऑल्सो, मैंने ये कैपिटल में जाएगा वो बेसिकली। तो बिजनेस की चीजों में दो चीजें आ जाएगी, बिजनेस के बुक्स में दो चीजें आ जाएगी। एक तो फर्नीचर आ गया, मतलब असेट्स आ गया, और मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बोलो ये मैंने दिया है, तो मैंने दिया है मतलब ओनर ने दिया है, तो ओनर जब देता है तो वो कौन सा अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में बेटा कैपिटल अकाउंट ही रहता है। जैसे मैंने तुमको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए यहाँ पे, असेट्स के कितने एग्जांपल बताए, इतने सारे, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारे। लाइबिलिटीज की भी बताया, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, लाइक दिस। सेल्स के बहुत सारे अकाउंट्स बताए, एक्सपेंस के। कैपिटल अकाउंट्स का कैपिटल अकाउंट ही सबसे मेन अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। द फंड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, कैपिटल अकाउंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्या होती है, सुनो। एक्सपेंसेस समझाते टाइम पे मैंने तुमको बोला था कि हाँ, बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस में क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मैं घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूं तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, बिजनेस के गल्ले में से पैसे निकाले। तुम समझ रहे हो, बिजनेस के गल्ले में से मतलब मैंने बिजनेस से पैसे निकाले, और किया क्या, उसका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, तो देयरफॉर उसकी रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी मेरे को। कैश कम हो गई नहीं मेरे बिजनेस की, तो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। सर लेकिन आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से तो आप मना कर रहे हो। मना करूंगा ही मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अकाउंट ओपन होगा वो सिर्फ बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा। तुमने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बना, तो सर एक काम करो, आप हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनाओ। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई अकाउंट नहीं बनता। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपने घर का टेलीफोन बिल भरा, बिजनेस के पैसे विड्रॉ किए, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का टेलीफोन बिल भरा, तो आप एक काम करो ना सर, हाउस टेलीफोन एक्सपेंस बोल के अकाउंट बनाओ। नहीं, तो जो भी आप पर्सनल एक्सपेंसेस करते हो बिजनेस के पैसों से, देखो पर्सनल पैसों से पर्सनल एक्सपेंसेस करना, तो बिजनेस को उसको लेना देना ही नहीं है। तुम समझ रहे हो, मैं मेरे पर्सनल पैसों से पर्सनल एक्सपेंसेस करता हूं। एक बार मैंने कोई चीज बिजनेस में डाल दी तो वो बिजनेस की हो गई। अब अगर तुम वहां से उसको पैसे निकाल रहे हो तो वो बिजनेस के पैसे निकाल रहे हो। समझा के पॉइंट ये, तो बिजनेस के पैसों से अगर पर्सनल एक्सपेंसेस करोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस किए वो कहां जाएंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। कहां जाएंगे वो, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। आपने आपके प्रोप्राइटर अपने बच्चे की स्कूल फीस भरी है, लेकिन बिजनेस के पैसों से भरी है, तो मना ही नहीं है, कोई मना नहीं करता है बिजनेस, ये ओनर उसका, वो मना नहीं करने वाला है अपने को। लेकिन होगा क्या, कौन सा अकाउंट आएगा वहां पे, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट
इज अल्टीमेटली फाइनली क्लोज्ड इनटू, मतलब उसका जो एंड होता है ड्राइंग्स का हर साल वो कैपिटल में ही आता है, तो इसलिए मैंने बोला कैपिटल के अंदर में कैपिटल ही आता है। फिर तुमको फिर ध्यान रखना है, फिर भी तो क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट आर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ओनली। द इंट्रोडक्शन ऑफ फंड्स इज डन थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ फंड्स इनटू द बिजनेस is called is done through capital account. The introduction of funds into the business is done through capital accounts, and the withdrawal of funds from the business is done through drawings account. Drawings means personal use, खत्म, बात ही खत्म हो गई। बिजनेस के लिए किया तो रिकॉग्नाइज होगा, पर्सनल यूज के लिए किया, कोई भी पर्सनल यूज के लिए करो, वो उसका एक ही है, ड्राइंग्स। So capital account means introduction of funds into the business, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। The funds invested by the owner of the business is introduction of the funds into the business, and the withdrawal of funds by whom? By the owner. ओनर के अलावा और किसी को राइट नहीं है। कोई एम्प्लॉय जाके इसमें तुम्हारे गले में से पैसे निकाल के बोलेगा कि नहीं, उसका एक सिस्टम है, उसको सैलरी दी जाती है महीने के महीने, वो उसमें से करता है, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस उसको जो करना है। ओनर के पास कौन सैलरी देने वाला, ओनर के पास तो गले से पैसे निकालेगा ना वो तो द विड्रॉल ऑफ फंड्स फॉर द पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ऑल राइट, ठीक है, ओके देन विल स्टॉप फॉर द डे। और इतने मैंने एग्जांपल्स वगैरह सारे दिए ही है। अब हम लोग अच्छी तरीके से पोजीशन में आ गए कि लेजर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग ने कर लिया। ये 5 चीजों में क्लासिफिकेशन होता है कोई भी अकाउंट्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में ट्रांजैक्शंस देखेंगे। ट्रांजैक्शंस में से 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। सर एसेट है कि लाइबिलिटी है, एसेट इनकम, एक्सपेंस लाइबिलिटी, कैपिटल इनकम या कैपिटल एसेट, वॉट एवर में बी द केस। पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, फर्स्ट थिंग ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। दूसरी चीज उसमें से 2 अकाउंट्स ढूंढ के निकालेंगे। तीसरी चीज उन अकाउंट्स ढूंढने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन होने के बाद में फिर मैं तुमको इसके रूल्स बताऊंगा। वंस यू क्लासिफाई कि असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, ये 5 में से हमने क्लासिफाई कर लिए सर ये 2 अकाउंट से। अब करना क्या, अब रूल्स बताऊंगा फिर कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। वो सब नेक्स्ट लेक्चर में आया समझ में। ओके, स्टॉप फॉर द डे।